वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। आज हम हिंदी व्याकरण की शुरुआत कर रहे हैं। हिंदी व्याकरण के साथ साथ ही हम जो लिटरेचर वाला पार्ट पूरा किया है ना, लिटरेचर के भी उसको भी हम रिवीजन करते हुए चलेंगे। जैसे आज हम कबीरदास जी को देंगे। कबीरदास जी में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपोर्टेंट हो जाता है, उनकी साकी शबद रमैनी जो उनके जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं में क्या है ना, जो उनका संकलन उनने किया था उन तीनों का, मतलब उनके शिष्यों ने संकलन किया है, उसको क्या बीजक बोलते हैं। आप लोग जाना, प्लेलिस्ट में मैंने प्रॉपर डिटेल वहां पर वीडियो बनाई हुई है। 23 के 23 राइटर हमने कंप्लीट किए हुए। ठीक है, थोड़ा सा हम ऐसे रोज रिकॉल करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत क्या देखने वाले हैं। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम भाषा पढ़ेंगे और हिंदी भाषा का विकास पढ़ेंगे। हिंदी भाषा का विकास, ध्यान से देखना इसको। ये इस प्रकार से आपको कहीं पर बहुत मुश्किल से मिलेगा, बुक्स में तो मिलता नहीं है। थोड़ा मैंने आप लोगों को समझाने के लिए चीजों को अपने हिसाब से किया है। देखिए, अगर भाषा की बात करें ना, हम भाषा की अगर हम बात करें, भाषा क्या है ना, भाषा हमारे संस्कृत के भाष धातु से बना है। संस्कृत के भाष धातु से बना है। ठीक है, संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका मतलब क्या होता है, कहना, बोलना और किसी चीज को अभिव्यक्त करना। इसका अर्थ क्या हो गया, कहना, बोलना या अभिव्यक्त करना। कहना, बोलना या अभिव्यक्त करना। ठीक, अभिव्यक्त मतलब एक्सप्रेस करना किसी चीज को, है ना। देखिए एक बार फिर से, भाषा क्या है, भाष धातु से बनी है। धातु क्या होता है अभी मैं बताता हूं आपको। भाषा क्या है, भाष धातु से बनी है, जिसका अर्थ क्या है, कहना, बोलना या अभिव्यक्त करना, किसी चीज को एक्सप्रेस करना। ठीक है, हम अगर भाषा की अगर टाइप देखेंगे ना, तो भाषा के हमारे होते हैं 3 टाइप। भाषा क्या होती है ना, देखिए भाषा का मतलब क्या है, भाषा होती क्या है। भाषा क्या है कि अपनी जो हमारी फीलिंग्स हैं, अपनी भावनाएं हैं जो हमारी, उनका आदान प्रदान करना, अपने जो हमारे विचार हैं उन विचारों का आदान प्रदान करना ही हमारी क्या है, भाषा है। अब इन अपने विचारों का हम आदान प्रदान कितने टाइप से कर सकते हैं, हम 3 टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, एक मौखिक रूप से कर सकते हैं, मौखिक रूप से। एक हम लिखित रूप से कर सकते हैं, लिखित रूप से। एक हम सांकेतिक रूप से कर सकते हैं, सांकेतिक रूप से। ठीक है, सांकेतिक रूप से मतलब जैसे आप समझ लीजिए, जैसे कि मैं इस प्रकार से दो बोल रहा हूं, तो मैंने 2 उंगलियां खड़ी की, तो इसका मतलब कि संकेत कर रहा हूं मैं। या फिर आप बेस्ट एग्जांपल इसका इमोजी ले लीजिए। इमोजी जैसे चैटिंग में ना, इमोजी वगैरह व्हाट्सएप वगैरह में चैटिंग और वो इमोजी होती है, उसको समझ। जैसे मैंने आप लोगों से चैटिंग की, इस प्रकार से एक स्माइली भेज दिया, ये। ठीक है, गंदा सा स्माइली बन गया यार, ये लो। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने स्माइली बना दिया। तो ये क्या हो गया, इस प्रकार हमने क्या समझा, हमारे भाषा के भी कितने टाइप हो जाएंगे, फिर हमारे टाइप 3 टाइप हो जाएंगे, मतलब भाषा के प्रकार हमारे 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो मौखिक रूप से, लिखित रूप से, सांकेतिक रूप से, मतलब भाषा के प्रकार कितने हो जाएंगे, मौखिक और लिखित और सांकेतिक। वैसे मेनली 2 ही टाइप का मानते हैं, अगर टोटल पूछेगा तो ये सांकेतिक भी इसमें ले लिया जाता है। ठीक है, आशा करता हूं इतना समझ में आ गया होगा। हाँ, अब हमारा बच गया है भाषा। अगर इसकी डेफिनेशन वगैरह टेक्निकल चाहिए ना, वैसे तो जरूरत नहीं है। अगर आपको टेक्निकल चाहिए तो आप लोग इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि भाषा लिखित, मौखिक एवं सांकेतिक रूप से विचारों का आदान प्रदान का माध्यम है। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको। भाषा क्या है ना, हमारी भाषा जो है, भाषा क्या है, ये लिखित रूप से, लिखित रूप से और हमारी मौखिक रूप से, मौखिक रूप से और सांकेतिक रूप से क्या है, ये हमारे विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम है। विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम है। ठीक है, विचारों का आदान प्रदान करने का ये माध्यम है। ठीक है, आशा करता हूं ये भाषा आप लोगों की समझ में आ गई होगी। देखिए एक चीज और थी कि धातु क्या है ना, धातु क्या होता है, ये क्रिया का मूल रूप होता है। धातु जो है वो क्या होता है, क्रिया का मूल रूप होता है। ठीक है, क्रिया का मूल रूप। अब मैं इसको जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं आपको। ठीक है, तो जैसे हमारी पढ़ना क्या है, क्रिया है।
पढ़ना क्या है, क्रिया है। अब इस पढ़ने का मूल रूप क्या होगा, जिसको हम धातु बोलेंगे पठ, पठ धातु हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो ये पढ़ना क्या होगी हमारी क्रिया, और पठ क्या होगी हमारी धातु होगी, इस प्रकार से, ठीक है। जैसे लड़ना क्रिया होगी और लड़ क्या हो जाएगा, उसका धातु हो जाएगा, ठीक। लिख हमारी धातु हो जाएगी और लिखना क्या हो गया, हमारी क्रिया होगी। क्रिया को हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, आगे आएगी, हम जब बेकारी शब्द पढ़ रहे होंगे, बेकारी के अंतर्गत बेकारी शब्द, शब्द के अंतर्गत बेकारी शब्द पढ़ेंगे, बेकारी के अंतर्गत संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया में आएगा, ये पूरी डिटेल में वहां देंगे, ठीक है। हमने इसमें यहाँ पर भाषा वाले भाग को कंप्लीट किया है। अब हम हिंदी भाषा का विकास पढ़ते हैं, काफी इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जैसा भी हो सकता है, क्योंकि बुक्स वगैरह में ढंग से दिया नहीं, मतलब वही है ना, कि मतलब ऐसे दिया नहीं रहेगा कि मतलब कि ये है करके हिसाब से, जैसा वो एक खाली ऐसे ही दिए रहते हैं ना, रैंडमली एक थ्योरी दिए रहते थे, उससे समझ में आता नहीं है, ठीक है। देखिए हिंदी भाषा की विकास की बात करते हैं हम, दिख रहा होगा ना, हिंदी भाषा का विकास, जो हमारी हिंदी अभी दिख रही है ना, इस हिंदी भाषा का विकास कहाँ से हुआ, अगर हम इसकी देखें तो देखिए, जो हमारी जो हिंदी है ना, अभी हिंदी जो है हमारी, ये जो हिंदी है ये क्या है, हमारी आधुनिक आर्य भाषा है। ये क्या है, आधुनिक आर्य भाषा है, आधुनिक आर्य भाषा है। और इसका जन्म कहाँ से हुआ है और इसका विकास कहाँ से हुआ है, इसका विकास हुआ है हमारा प्राचीन आर्य भाषा से। आधुनिक आर्य भाषा है हमारी हिंदी, और इसका विकास हुआ है प्राचीन आर्य भाषा से, प्राचीन कालीन आर्य भाषा से, ठीक है, प्राचीन आर्य भाषा से, ठीक है। विकास कहाँ से हुआ है, प्राचीन आर्य भाषा से। अभी प्राचीन आर्य भाषा क्या है, ये प्राचीन आर्य भाषा हमारी क्या है, संस्कृत है, ठीक है। ये प्राचीन आर्य भाषा हमारी क्या है, संस्कृत है, ठीक। अब मैं आप लोगों को एक चार्ट जैसा, एक फ्लो चार्ट बनवाता हूं, कि जिससे कि आप लोगों को एक समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर से स्टार्ट करते हैं, देखिए क्या होता है ना, सबसे पहले हमारी भाषा की क्या आदि जननी बोला जाता है इसको, तो ये क्या है, हमारी संस्कृत है, यहीं से स्टार्टिंग हुई है, ठीक है, भाषा की, हिंदी भाषा की संस्कृत है। संस्कृत के बाद हमारी आई पाली, पाली के बाद आए हमारे प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट्टी, वैसे काम का नहीं है फिर भी लिख लीजिए, मैं छोड़ना नहीं चाह रहा हूं, अवहट। वैसे इस अपभ्रंश से ही हमारे हिंदी साहित्य का विकास माना जाता है, ठीक है। यहाँ से ही हमारी भाषाएं, उपभाषा, हमारी भाषाएं, बोलियां, उपबोलियां वगैरह, भाषाएं, उपभाषाएं सारी यहीं से निकल के आएंगी हमारी, इसी अपभ्रंश से, ठीक है। हम 7 अपभ्रंश मेनली पढ़ेंगे, उनसे सारी डिटेल में आपको अगली वाली क्लास में मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अवहट्टी 900 से 1100 का इसका टाइम होता है। उसके बाद हमारी क्या आ जाती है, आधुनिक हिंदी है हमारी हिंदी, ठीक है, ये हिंदी आ जाती है। इस फ्लो चार्ट को ध्यान रखना, ठीक है। अगर हम अब संस्कृत की बात करें, संस्कृत क्या है हमारी, ये है हमारी प्राचीन आर्य भाषा, जैसे कि मैंने अभी बताया, प्राचीन आर्य भाषा, प्राचीन कालीन आर्य भाषा है, ठीक है। इसके अगर कालखंड की बात करें, इसका कालखंड है 1500 बीसी से लेकर 500 बीसी, 1500 बीसी से लेकर 500 बीसी, ये प्राचीन कालीन आर्य भाषा है, ठीक है। ये संस्कृत हमारी, ठीक। अगर हम मध्यकालीन आर्य भाषा की बात करें, यहाँ से लेकर अवहट्ट तक जाएंगे, अवहट्ट फिर बोल रहा हूँ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, विद्यापति वगैरह ने इसमें रचनाएं कुछ लिखी हैं, कीर्ति लता, कीर्ति पताका वगैरह। वैसे अगर हम बात करें हिंदी साहित्य की, अगर हिंदी साहित्य के लिए हमारी भाषा, उपभाषा और बोलियां जो निकली हैं, ये हमारे अपभ्रंश से ही निकली हैं अधिकांश, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, ये पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्टी को लेकर ये क्या हमारा मध्यकालीन आर्य भाषा बोल देंगे, इसको बोल देंगे हम मध्यकालीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा बोल देंगे इसको, ठीक है। मध्यकालीन आर्य भाषा ये हो जाएगा हमारा, इसका कालखंड हो जाएगा ये 500 बीसी से लेकर, 500 बीसी से लेकर क्या हो जाएगा हमारा ये 1000 एडी तक, 1000 एडी तक, ठीक है।
1000 एडी, ये इसका कालखंड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा जो आधुनिक, जो ये हिंदी है, आधुनिक आर्य भाषा है, जो ये क्या है, इसको हम बोलेंगे आधुनिक आर्य भाषा, आधुनिक आर्य भाषा, ठीक। ये हमने ये जो आधुनिक आर्य भाषा देखी थी, इस आधुनिक आर्य भाषा का समय क्या होगा, ये 1000 एडी से लेकर अब तक, हाँ, 1000 एडी से लेकर अब तक का इसका कालक्रम होगा, ठीक है। अब इनको भी हम तोड़ते हैं, देखिए इनको तोड़ेंगे, ये प्राचीन कालीन आर्य भाषा जो है ना, इसको भी तोड़ेंगे अब इसको तोड़ेंगे हम इस प्रकार से, इधर को एक इसका हो जाएगा क्या, वैदिक संस्कृत। ये प्राचीन आर्य भाषा जो है ये फाइनली है तो हमारी संस्कृत ही ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, ये समझने के लिए मैंने आप लोगों को लिखा है। अब ये जो संस्कृत है ये भी हमारे वैदिक संस्कृत में टूट जाएगी, वैदिक संस्कृत, और दूसरी क्या होगी, लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, ठीक। अब इसका कालखंड देखेंगे तो अब इसका वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में इसी को तोड़ देंगे हम, देखिए 1500 से लेकर हमारा 500 बीसी तक क्या होगा, ये हमारा 1000 वर्ष का टाइम है, तो इसमें से 500 500 करके तोड़ देंगे हम, यहाँ पर आ जाएगा 1500 बीसी से लेकर हमारा 1000 बीसी तक, ठीक है। 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक आ जाएगा, और यहाँ पर 1000 बीसी से लेकर आ जाएगा हमारा कहाँ, ये 500 बीसी तक है ना, तो 500 बीसी तक ये आ जाएगा हमारा क्या, प्राचीन कालीन हमारी आर्य भाषा होगी। अब इसके स्रोत की बात करते हैं, वैदिक संस्कृति की स्रोत, तो इसके स्रोत देख लीजिए, स्रोत की बात करें तो इसमें हमारे आ जाएंगे वेद, उपनिषद, ठीक है, वेद उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ वगैरह भी आ जाएंगे सब इसमें, ठीक है, आदि आदि। और यहाँ लौकिक संस्कृत में क्या आ जाएंगे, ये रामायण आ जाएगा, रामायण, महाभारत, ठीक है, ये आ जाएंगे रामायण महाभारत। अबे रामायण वाल्मीकि वाला है, हाँ, वो रामचरितमानस वाला नहीं है, तुलसीदास वाला नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा प्राचीन आर्य भाषा हमारी, यानी कि संस्कृत की हमने बात कर ली, संस्कृत को पूरी डिटेल में देख लिया हमने। अब जो मध्यकालीन आर्य भाषा है ना, ये भी टूटेगी हमारी किसमें, पाली प्राकृत अपभ्रंश में, ठीक है, अवहट्टी भी आता है। अब यहाँ पर आ नहीं पाएगा, दूसरा पेज देख लेते हैं हमारे मध्यकालीन आर्य भाषा के लिए, नेक्स्ट में देख लेते हैं हम। जो हमारी मध्यकालीन आर्य भाषा है, मध्यकालीन आर्य भाषा, इसका हमने टाइम पीरियड क्या देखा था, 500 बीसी, यहाँ पर 1500 बीसी से 500 बीसी तक यहाँ आ गया था ना, हमारी संस्कृत में कहाँ तक आ गया था, हमने 1500 से 500 तक देख लिया था। देखिए प्राचीन आर्य भाषा यानी कि संस्कृत में हमने 1500 बीसी से लेकर 500 बीसी तक देख लिया था, फिर ये हमारा टूट गया था दो पार्ट में, हमारा 1500 बीसी लेकर 1000 बीसी तक एक, और 1000 बीसी से 500 बीसी तक एक। अब हमारा ये 500 बीसी से आगे को चलेगा, 500 बीसी से आएगा हमारा आगे को, ठीक है। अब हमारे 500 बीसी से ये आगे को चलेगा, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 500 बीसी से लेकर 1000 एडी तक चलेगा अभी, ठीक है, 1000 एडी तक। इसका मतलब हमारे यहाँ पर भी कितने हो गए, हमारे यहाँ पर कितने हो गए, हमारे 1500 साल हो गए, ठीक है। अब ये 1500 साल भी क्या होंगे, हमारे 500 500 500 करके टूट जाएंगे, ठीक है। अब इसको तोड़ते हैं हम, इसको तोड़ेंगे तो हमने क्या देखा था, पाली प्राकृत अपभ्रंश, पहला आ जाएगा, इसको थोड़ा लंबा इधर तक खींच लेता हूं मैं, पाली, पाली आ जाएगा हमारा 500 बीसी, 500 बीसी से लेकर 500 साल में क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। देखिए 500 बीसी से 180 आ गया तो अब ऊपर को चलने लगेंगे, बीसी में क्या था, नीचे को आ रहे थे,
180 आ गया। अब ऊपर को चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पाली आया, पाली में 500 BC से लेकर 180 तक आया। इसके स्रोत की बात करें ना तो इसमें त्रिपिटक आ जाएंगे बुद्ध के। इसके स्रोत की बात करें तो पाली भाषा में किसके, बुद्ध थे कि हमने उपदेश देखे ना, हिस्ट्री वगैरह में पढ़ेंगे तो पूरी डिटेल में वहां समझ में आएगा। स्रोत, इसमें बुद्ध के उपदेश आ जाते हैं, बुद्ध के उपदेश, ठीक है। जैसे त्रिपिटक वगैरह हम देख लेते हैं, इसको त्रिपिटक लिख लीजिए, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक वगैरह हमारे जो हैं, ठीक है, बुद्ध धर्म के, बौद्ध धर्म के, ठीक है। उसके बाद हम अगला देखेंगे, पाली के बाद हमारा क्या था, प्राकृत। प्राकृत, प्राकृत का टाइम क्या होगा, इसका कालखंड क्या होगा। अब ये 180 आ गया, 180 से 500 साल आगे होगा, 180 से लेकर 500 साल आगे, तो अब एडी में ही चलेगा, ठीक है। 180 से लेकर 580 तक। इसके अगर स्रोत की बात करें तो हमारे इसके स्रोत क्या हो जाएंगे, हमारे महावीर स्वामी के उपदेश। जैन धर्म वाले थे ना जो, महावीर स्वामी के उपदेश, महावीर स्वामी के उपदेश हो गए, ठीक है। जैन साहित्य बोल लीजिए इसको, जैन साहित्य। यहाँ पर बौद्ध साहित्य भी लिख सकते हो इसको, ठीक है, बौद्ध साहित्य, ठीक। उसके बाद हमारा अगला आ जाएगा क्या, अपभ्रंश। अपभ्रंश हमारा, इसका अपभ्रंश, अपभ्रंश में हमारा कालखंड क्या चलेगा। अब 500 BC आ गया ना, 500 AD, मतलब 500 AD से लेकर कहां तक चलेगा, 500 और आगे तो 1000 AD, 1000 AD, 1000 AD तक चलेगा, ठीक है। अपभ्रंश हमारा 1000 AD तक चलेगा। यहां से क्या माना जाता है, हमारे हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है। यहां से लिख लीजिए आप, हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है। यहां से हिंदी साहित्य का मतलब यहां से राइटर आना शुरू हो जाते हैं, हिंदी साहित्य का आरंभ, हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है इसको, क्योंकि यहीं से हमारी भाषाएं, उपभाषाएं, बोलियां वगैरह यहीं से हमारे निकल रही होंगी, ठीक है। और फिर हम यहाँ पर चलो इसको भी नहीं छोड़ते हैं, हमारा अवहट्ट जो है, अवहट्ट, अवहट्ट क्या है, ये 900 से लेकर 1100 का टाइम माना जाता है। इसमें विद्यापति वगैरह हुए थे, इसको मैं ऊपर को लिख देता हूँ, वैसे काम का नहीं है ये, साहित्य के यहीं से हमारे निकल के आएंगे। हम अपभ्रंश पढ़ेंगे ना, अपभ्रंश से यहाँ से हमारी नई नई हमारी जो ये हमारा साहित्य निकल कर आएगा, हमारा इसमें भाषा, उपभाषा, बोलियां वगैरह सब यहीं से निकल के आएंगी। फिर भी अवहट्टी को देख लेते हैं। अवहट्टी हमारा 900 से 1100 तक का इसका टाइम माना जाता है। इसके अगर हम बात करें ना तो इसके समय में हमारे विद्यापति वगैरह जैसे, इसकी बात कर लेते हैं पहले। इसके टाइम में क्या, स्वयंभू और धनपाल जैसे लोग हुआ करते थे, यहाँ से ये राइटर आने लग गए थे ना, ये लोग रचनाएं करने लगे थे। स्वयंभू हो गया, स्वयंभू का पाउमचरी वगैरह आता था ना, धनपाल हो गया, धनपाल जैसे राइटर यहाँ से आने लग गए थे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है, तो इसके राइटर हमारे स्वयंभू, धनपाल जैसे लोग आने लग गए थे, ठीक है। यहाँ से इनकी रचनाएं मिलने लग गई थी। अब हमारा अवहट्ट भी 900 से 1100 तक चलता है, ठीक है। तो हिंदी साहित्य का क्या आरंभ यहीं से माना जाएगा, ये भी इसमें होता है, तो मैं छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ। अब अवहट्टी 900 से 1100 तक का इसका कालखंड है, ठीक है। ये एडी होगा, हाँ, इसी के साथ है एडी, 900 AD से ये AD, ठीक है। अब यहाँ पर कहीं पर जूनी पुरानी हिंदी भी बोला जाता है इसको, 1000 से 1100 तक, उसको आप लोग कंफ्यूजन हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, छोड़िए उसको, वो किसी काम का भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, विद्यापति जैसे कुछ राइटर आते हैं, विद्यापति, इनकी क्या कीर्ति लता, कीर्ति पताका जैसी रचनाएं देखने को मिलती हैं, कीर्ति लता और कीर्ति पताका, कीर्ति पताका जैसी इनकी कुछ रचनाएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। हमारा ये हो गया मध्यकालीन आर्य भाषा, ठीक है। अब इस मध्यकालीन आर्य भाषा से ही, यहीं से हमारा अब ये जो आधुनिक आर्य भाषा यानी कि हमारी हिंदी है, यहीं से इसका क्या होगा, ओरिजिनेट होगा। यहीं से हमारे अलग अलग अपभ्रंश निकल के आएंगे, उन अपभ्रंश से हम पढ़ेंगे, जैसे यहाँ से
पूर्व से स्टार्ट करेंगे ना, मागधी, अर्धमागधी, शौर, सैन्य वगैरह, यहाँ से हम देखेंगे पूरी डिटेल में, हम कल लाएंगे। अब तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा फिर, है ना। आप लोग इसको ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से हमारे इस अपभ्रंश से ही आगे को निकल के आएगी हमारे, ठीक है, आधुनिक हिंदी, ठीक है। तो इसको हम एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, हमने अभी तक क्या पढ़ा, ठीक है। हमने अभी तक पढ़ लिया है हिंदी भाषा का विकास। देखिए सबसे पहले भाषा देख लीजिए, भाषा हमने देखी थी, ठीक है। भाषा, एक बार हम भाषा को भी देख लेते हैं। देखिए भाषा क्या है, भाषा हमारी भाष धातु से बनी है, जिसका अर्थ है कहना, बोलना या अभिव्यक्त करना, ठीक है। फिर हमारे अगर भाषा के टाइप देखेंगे ना, देखिए भाषा पहले तो है क्या, भाषा क्या है, अपनी भावनाओं को, अपनी विचार जो है हमारे हमारे विचारों को एक्सप्रेस करने का, हमारे विचारों का आदान प्रदान करने का, किसी से शेयर करने का। जैसे मुझे आपके साथ कोई फीलिंग शेयर करनी है, अपने विचार शेयर करने हैं, तो मैं किसी न किसी भाषा का यूज करूंगा ना। अब वो भाषा किस प्रकार से कर सकता हूँ, मैं मौखिक मुंह से बोल के कर सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ, लिख के कर सकता हूँ, या फिर कोई इशारे से कर सकता हूँ, ठीक है, इशारे से कर सकता हूं। तो इस प्रकार हमारी भाषा के कितने टाइप हो गए, 3 टाइप हो गए, ठीक है। ये हमारे 3 टाइप हो गए। अब हमने इसमें भाष धातु से बना है जो लिखा था, तो धातु का मतलब मैंने बता दिया कि ये क्रिया का मूल रूप होता है, ठीक है, क्रिया का मूल रूप होता है, ये मैंने बता दिया था। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्या, हिंदी भाषा का विकास, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी भाषा का विकास क्या है, हिंदी भाषा, हिंदी जो है हमारी, जो अभी हिंदी है, ये क्या है, एक आधुनिक आर्य भाषा है। इसका विकास कहाँ से हुआ है, प्राचीन आर्य भाषा से हुआ है, जिसको हम संस्कृत बोलते हैं, ठीक है। अब इसका फ्लो चार्ट बना के बताया था मैंने, कहाँ कहाँ से कहाँ को जाना है हमें, हमारा एम क्या है कि संस्कृत, सबसे पहले संस्कृत थी, संस्कृत के बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्टी, और फाइनली हमारी तब जाकर हमारी हिंदी आती है। ये जो हमारी संस्कृत है, ये संस्कृत क्या प्राचीन आर्य भाषा कहलाती है, प्राचीन आर्य भाषा। इसका कालखंड क्या है, इसका टाइम ड्यूरेशन 1500 बीसी से लेकर 500 बीसी तक का था। उसके बाद फिर हमारा मध्यकालीन आर्य भाषा आती है। मध्यकालीन आर्य भाषा में 500 बीसी से लेकर 1000 एडी तक आता है। फिर उसके बाद आधुनिक आर्य भाषा का समय हमारा 1000 एडी से अब तक का जो हम देखते हैं वो आता है, ठीक है। इसी में हम देखिए, अब इसको संस्कृत को हमने फिर से थोड़ा इसको और डिटेल में देखा हमने। इसमें संस्कृत हमारा जो प्राचीन कालीन आर्य भाषा है, वो भी 2 भागों में बांट, मतलब हमने अपनी सुविधा के लिए 2 चीजों में तोड़ दिया, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत हमारी 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक। फिर उसके बाद लौकिक संस्कृत किया 1000 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक। इसके स्रोत की बात करें तो हमें कहाँ से पता चलता है, इसमें वेद लिखे गए थे, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ वगैरह लिखे गए थे, ठीक है। उसके बाद हमारी लौकिक संस्कृत के दौरान हमारे रामायण, वाल्मीकि वाली और महाभारत वगैरह हमारे लिखे गए थे, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसको तोड़ेंगे, किसको, इस मध्यकालीन आर्य भाषा को। यहाँ पर जगह नहीं थी तो मैंने उसके लिए नेक्स्ट पेज ले लिया है। अब इस मध्यकालीन आर्य भाषा को भी हम 3 भागों में तोड़ेंगे, किससे, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। पाली और प्राकृत और अपभ्रंश, ठीक है, अपभ्रंश। इसको भी हमने 3 भागों में तोड़ा है। अब यही जो 1500 हैं, यही इसमें आ जाएंगे हमारे 500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक आएगा ये, ठीक है, पहले। फिर हमारे ऐसे ही आगे चलते जाएगा, 500 बीसी से 180 तक आएगा, 500 बीसी से 180 तक, 500 बीसी से 180 तक आएगा। फिर 180 से लेकर ये प्राकृत आ जाएगा हमारा 500 एडी तक। फिर 500 एडी के बाद आ जाएगा हमारा 1000 एडी तक। यहाँ पर इसको देख लेते हैं हमारे अपभ्रंश में, ठीक है। ये देख लीजिए, यहाँ पर को हमारा मध्यकालीन आर्य भाषा आ जाती है। मध्यकालीन आर्य भाषा हमारी 500 बीसी से 1000 एडी तक, ये 1500 साल है। इसमें 1500 साल में देखिए 500 बीसी से लेकर 180 तक हमारी पाली भाषा थी, पाली भाषा का बोलबाल था। मतलब इसके स्रोत की देखें तो हमारा बुद्ध साहित्य, ठीक है, बौद्ध साहित्य, बुद्ध के उपदेश, त्रिपिटक वगैरह, पिंडपिटक, सूत पिटक और अनिर्गम पिटक, ठीक है। उसके बाद हमारी प्राकृत आ जाती है। प्राकृत का हमने कालखंड क्या देखा है, 180 से लेकर 500 एडी तक इसका कालखंड माना जाता है। स्रोत महावीर स्वामी के उपदेश, जैन साहित्य। उसके बाद हमारा अपभ्रंश आ जाता है 500 एडी से लेकर 1000 एडी तक। तो इस प्रकार हमारे क्या आते हैं, हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है। यहाँ पर हमारे राइटर आने लगते हैं, जैसे कि हमारे स्वयंभू, धनपाल वगैरह, स्वयंभू की पौमजरी वगैरह यहाँ आएंगी, जो कि हमारा क्या जैन साहित्य वगैरह है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा धनपाल वगैरह आते हैं। फिर इसी के साथ ही हमारा एक अवहट्टी भी माना जाता है। अवहट्टी भी, इसको मैंने छोड़ा नहीं है, अधिकतर लोग छोड़ भी देते हैं।
तो अवहट्ट क्या है 900 से 1100 AD तक का माना जाता है। इस प्रकार में इसमें भी हमारे विद्यापति जैसे राइटर कुछ आए थे, कीर्तिलता कीर्ति पताका जैसी इनकी कुछ रचनाएं देखने को मिलती हैं। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं, हमारा अपभ्रंश से ही हमारे हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है, यहीं से हमारे हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है, यहाँ से हमारे राइटर को शुरू हो जाते हैं। और यहाँ से हमारे फिर क्या इन अपभ्रंशों से ही हम देखेंगे कि हमारी बोलियां उपबोलियां और भाषाएं निकल रही होंगी, जिसको हम अगले वाली क्लास में लेके आऊंगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अगले हमारी भाषाएं उपभाषाएं और बोलियां आएंगी ना, वहां से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। यहाँ से भी इसको सीक्वेंस को अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर वो भी समझ में नहीं आएगा, ये हो क्या रहा है करके फिर रटने वाली जैसी बात हो जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। जो नए साथी हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ सारी चीजें आपको डिटेल में मिल जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं आज। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।